हाय ऑल, वेलकम बैक। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 के साथ एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिल ऑफ सप्लाई। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 stipulates that a registered person supplying exempted goods or services or both or a registered person paying tax under composition levy shall issue a bill of supply instead of a tax invoice। मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं जो एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उनको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। उनको क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें रेट ऑफ टैक्स या अमाउंट ऑफ टैक्स का कोई भी मेंशन किया होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई वो लोग इशू करेंगे जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है, या फिर वो लोग नॉर्मल स्कीम में नहीं है, रेगुलर स्कीम में नहीं है। वो लोग कौन सी स्कीम में है? वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? दिस प्रोविजंस आल्सो हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू अ पर्सन पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2 2019। मतलब नोटिफिकेशन नंबर 2 2019, पर्सन पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट, ये हमने पढ़ा था। कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ ही हमने ये पढ़ा था। क्या था स्कीम में? अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 लाख से नीचे हो तो उसको अपने टर्नओवर का 6% किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। मतलब 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, ये उसको किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या था? अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है देन यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, और आपको गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे कर देना है। ठीक है, सो पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supplies। ये कहां पे लिखना है? बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर, that he is a composition taxable person not eligible to collect tax on supplies, ऐसा लिखना है बिल ऑफ सप्लाई पे, at the top of bill of supply issued by him। Similarly, a person opting for paying tax at concessional rate under notification number 2 2019 will have the following words at the top of it: taxable person paying tax in terms of notification number 2 2019 not eligible to collect tax on supplies। ठीक है फ्रेंड्स, हमको पता ही कि जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं, जो those who are paying tax under notification number 2 2019, ये लोग कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इन लोगों को क्या करना होता है? केवल अपना टर्नओवर का स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे कर देना होता है। ठीक है, सिंस नो टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन लेवी, person paying tax at concessional rate and a registered person supplying exempted goods, bill of supply issued by such persons does not contain the details pertaining to rate of tax and amount of tax। क्योंकि इन लोगों को, जो लोग exempted goods सप्लाई करते हैं कॉम्पोजिशन लेवी में, या दे आर पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2 2019, इन लोगों को जो बिल ऑफ सप्लाई ये लोग इशू करते हैं उसमें रेट ऑफ टैक्स और अमाउंट ऑफ टैक्स मेंशन नहीं किया होता है। Further, value to be mentioned in the bill of supply is also not taxable। जो सप्लाई का वैल्यू है that is not a taxable value। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या होता है? तो वही चीज है जो इनवॉइस में होती है, केवल क्या नहीं होगा? रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट, HSN code, description of goods or services, value of supply and signature। फाइन। फिर हम पढ़ते हैं रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? A registered person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher evidencing रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जो लोग एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं उन लोगों को क्या करना है? रिसिप्ट वाउचर इशू करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ
advance payment received. Where at the time of receipt of advance, rate of tax is not determinable. जब एडवांस रिसीव किया और आपको पता नहीं है कि ये एडवांस किस गुड्स के अगेंस्ट है, किस सर्विस के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको रेट नहीं पता होगा. मतलब जो पैसा रिसीव किया उसका जो इनवॉइस बनेगा उसमें रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा वो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस नहीं पता है. वो कब नहीं पता होगा? जब आपको पता ही नहीं है कि इस एडवांस के अगेंस्ट आपको कौन से गुड सप्लाई करने हैं, कौन सी सर्विस सप्लाई करनी है. तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18%. फ्रेंड्स यूजुअली ऐसा होगा नहीं. आप बिजनेस करते हो, आपका कोई कस्टमर आपको एडवांस देता है तो आपको 99% केसेस में तो पता ही होता है कि एडवांस किस गुड्स के अगेंस्ट है या किस सर्विस के अगेंस्ट है. गवर्नमेंट कहती है 1% केसेस में, जिन केसेस में आपको नहीं पता है कि इस एडवांस का यूज किन गुड्स या किस सर्विस के अगेंस्ट में होगा, उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप 18% टैक्स भर दो. नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल. गवर्नमेंट कहती है वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस आपको नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है. मतलब आपको नहीं पता है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई. तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है? सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई. मतलब आप आईजीएसटी मान के टैक्स पे कर दो. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट कहती है आपको एडवांस रिसीव हुआ और आपको यही नहीं पता है कि एडवांस किस गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, या आपको नेचर नहीं पता है कि इंटरस्टेट होगा या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, तो गवर्नमेंट कहती है आईजीएसटी भर दो. गवर्नमेंट कहती है आपको ये नहीं पता है कि इस एडवांस का यूज किन गुड्स या किन सर्विसेज के अगेंस्ट होगा, उस केस में रेट ऑफ टैक्स कौन सा पे करो? आप 18% पे कर दो. ठीक है, फाइन. वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, the registered person issues a receipt voucher but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued. गवर्नमेंट क्या कहती है? जिन सप्लाईज के अगेंस्ट में, मतलब आपको जो एडवांस रिसीव हुआ उस एडवांस का यूज ही नहीं हुआ किसी भी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में, और आपको उस एडवांस क्या करना पड़ गया? रिफंड करना पड़ गया. तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है जैसे आपने रिसिप्ट वाउचर इशू किया था वैसे ही आप क्या कर दो? रिफंड वाउचर इशू कर दो. The said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against such payment. Fine. ये किस केस में होगा? When no supply is made against such advance. Particulars of a receipt voucher. Receipt voucher में क्या होगा? वही सब जो टैक्स इनवॉइस में होता है, वही सब जो बिल ऑफ सप्लाई में होता है. फाइन. नेम, सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर, डेट ऑफ इशू, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, रिवर्स चार्ज के बेसिस पे तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे कि फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे वो मेंशन करेंगे. सिग्नेचर. फाइन. ठीक है. इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर. अब ये क्या होता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under reverse charge shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both. गवर्नमेंट ये कहती है अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब जिसमें आप क्या हो, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और आपको पे करना है टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो उस केसेस में आप बीइंग रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स खुद ही टैक्स इनवॉइस इशू करोगे. मतलब ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग. हमने पढ़ा था कि रिवर्स चार्ज के केसेस में क्या होता है? सेल्फ इनवॉइसिंग होता है, जहां पे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या रेसिपिएंट ऑफ सर्विस खुद ही इनवॉइस इशू करता है और उसमें पर्टिकुलर्स मेंशन करता है कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. ठीक है, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालेगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, टैक्स कितना है, और उस हिसाब से क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा. फाइन. बिसाइड्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज शेल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर. जब आप रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट है, ठीक है, जब आप ऐसे ट्रांजैक्शन में जहां पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो जब भी आप अपने सप्लायर को पेमेंट करो, सप्लायर को पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा. जब भी आप सप्लायर को क्या करोगे? पेमेंट करोगे.
और टैक्स इनवॉइस क्यों इशू करते हैं हम, सेल्फ इनवॉइसिंग क्यों करते हैं रिवर्स चार्ज के बेसिस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में? क्योंकि हमारी एक आईटीसी लेने की कंडीशन है कि वी शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट यूजुअली सभी केसेस में क्या होता है, जनरली इनवॉइस होता है। तो रिवर्स चार्ज के केसेस में, रिवर्स चार्ज के केस में मी बीइंग अ रेसिपिएंट टैक्स तो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए, तो वो इनवॉइस भी मैं बीइंग अ रेसिपिएंट खुद ही इशू कर देता हूं, ठीक है। और जब मैं पेमेंट करता हूं सप्लायर को तो मैं क्या इशू करता हूं, पेमेंट वाउचर। और जो टैक्स मैंने आरसीएम में गवर्नमेंट को पे किया रिवर्स चार्ज बेसिस पे, उसका मैं क्या ले लूंगा, क्रेडिट ले लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ आ रहा है? जिस मंथ में आप गवर्नमेंट को पे करो या उसी मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में आप वो रिवर्स चार्ज में भरा हुआ टैक्स, मान लीजिए 100 रुपए भरे, तो वो 100 रुपए आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकते हो। फाइन। डिलीवरी चालान। अब डिलीवरी चालान किन केसेस में इशू होता है? रूल 55 स्पेसिफाइज द केसेस where at the time of removal of goods may be removed on delivery challan and invoice may be issued after delivery. So here some cases are given wherein goods can be removed on the basis of delivery challan and invoice can be issued after delivery. Friends, हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में कि आप गुड्स को रिमूव करो या गुड्स को डिलीवर करो तभी आपको क्या करना होता है, इनवॉइस इशू कर देना होता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए हैं जिसमें बताया गया है कि आप गुड्स को डिलीवरी चालान के बेसिस पे ही रिमूव कर सकते हो और इनवॉइस यू कैन इशू एट अ लेटर डेट। अब डिलीवरी चालान की क्या जरूरत है? ताकि आप रास्ते में गुड्स लेके जा रहे हो, कोई भी चेकिंग होती है तो डिलीवरी चालान विल एक्ट एज अ प्रूफ कि ये गुड्स कहां से आए हैं, किसने सप्लाई किए हैं और रेसिपिएंट कौन है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ इनवॉइस यू कैन इशू डिलीवरी चालान एंड इनवॉइस कैन बी इशूड एट अ लेटर डेट आफ्टर डिलीवरी। तो वो कौन से केसेस है जिसमें गुड्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस goods can be removed on the basis of delivery challan. Second is transportation of goods for job work. Friends, job work का मतलब मैंने समझाया था आपको that you are a manufacturer of some goods, but उस goods का जो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्रोसेसेस है वो आपके यूनिट पे पॉसिबल है और कुछ प्रोसेसेस है जो आप क्या करते हो, आउटसोर्स करते हो, यानी दूसरी फैक्ट्री से वो प्रोसेसेस करवाते हो अपने गुड्स पे। तो आपने दूसरी फैक्ट्री में जाके अपने गुड्स का जो प्रोसेसिंग करवाया, मान लीजिए आप योर गुड्स रिक्वायर ए बी एंड सी 3 प्रोसेस टू बिकम अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो प्रोसेस ए एंड बी तो आपके यहां हो गई, लेकिन प्रोसेस सी के लिए आपको क्या करना पड़ा, जॉब वर्क करवाना पड़ा। मतलब आपको किसी और के प्रीमाइसेस से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेल करनी पड़ी। ये प्रोसेस सी आपको आपके प्रीमाइसेस पे नहीं पर किसी और के प्रीमाइसेस पे जाके ये प्रोसेस ही कंप्लीट करना पड़ा। तो ये जो सर्विस आपने अवेल की, जहां पे आप किसी और के प्रीमाइसेस से अपना जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हो, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। तो व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर जॉब वर्क, मतलब इस केस में आप गुड्स सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो किसी को नहीं, आप क्या करवा रहे हो, गुड्स का जॉब वर्क। गुड्स जाएंगे, रॉ मटेरियल जाएगा, वहां पे क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग, वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास गुड्स वापस आ जाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, यू कैन इशू डिलीवरी चालान। फाइन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। मतलब मान लीजिए आपका अहमदाबाद में यूनिट ए है और अहमदाबाद में ही क्या है, यूनिट बी, और वडोदरा में क्या है, यूनिट सी। तो यूनिट ए से यूनिट बी पे गुड्स बेचने हैं या यूनिट ए से यूनिट सी पे गुड्स भेजने हैं। तो ये जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, मान लीजिए ए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बी क्या है, रिटेल, और सी क्या है, रिटेल यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप गुड्स कहां भेज रहे हो, रिटेल यूनिट पे, बी और सी पे। तो क्या आप गुड्स सेल कर रहे हो? आप गुड्स सेल नहीं कर रहे हो, आप अपने ही एक यूनिट से अपने ही दूसरे यूनिट्स पे गुड्स भेज रहे हो। फाइन। और तीनों का रजिस्ट्रेशन क्या है, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि तीनों कहां पे हैं,
All the three are within the same state. All of these three are within Gujarat. तो इस केस में आपने जो गुड्स सप्लाई किए बी को और सी को, क्या आपने वो गुड्स सप्लाई किए? क्या ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है? आपने ये गुड्स सेल नहीं किए, ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं है. तो दिस इज अ केस ऑफ अदर देन सप्लाई. मतलब इसमें सप्लाई की पांचों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है. सप्लाई की पांचों कंडीशन में क्या था? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन. तो क्या बी और सी आपको कोई कंसिडरेशन देंगे? नहीं देंगे. ठीक है. क्या ये सप्लाई एक टैक्सेबल सप्लाई है? ये सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है. आप बी और सी से क्या टैक्स लेने वाले हैं? नहीं लेने वाले हैं. तो दिस इज नॉट अ सप्लाई. दिस इज अ केस ऑफ अदर देन सप्लाई. फाइन. तो इस केस में आप क्या इशू करोगे? डिलीवरी चालान इशू करोगे. फाइन. इनवॉइस इशू नहीं करोगे. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई. इस केस में क्या होगा? डिलीवरी चालान इशू होगा, इनवॉइस इशू नहीं होगा. सच अदर केसेस एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. अगर गवर्नमेंट और कोई केसेस नोटिफाई करती है तो उस केस में भी क्या होगा? डिलीवरी चालान इशू होगा. और बोर्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. फाइन. सो डिलीवरी चालान कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सीरियली नंबर्ड. ठीक है. इट शुड बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फिर उसके पर्टिकुलर्स क्या है? जो इनवॉइस में होगा वही सब होगा. डेट एंड नंबर, नेम, एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ द सप्लायर एज वेल एज ऑफ द रिसीवर, HSN कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स रेट कितना है, टैक्स का अमाउंट कितना है, प्लेस ऑफ सप्लाई कितना है और सिग्नेचर. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? और क्या दिया है? डिलीवरी चालान शुड बी इन ट्रिप्लिकेट. गुड्स सप्लाई करोगे डिलीवरी चालान के बेसिस पे, तो जैसे इनवॉइस की 3 कॉपी होती थी वैसे डिलीवरी चालान की भी कितनी कॉपी होगी? 3 कॉपी होगी. क्यों? एक सप्लायर की, एक रेसिपिएंट की और एक ट्रांसपोर्टर की. डिक्लेरेशन इन ई-वे बिल. व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चालान इन लिeu ऑफ इनवॉइस द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड इन ई-वे बिल. ये ई-वे बिल के साथ में मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, जो कि हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है. गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और इन बैचेस और लॉट्स. इस केस में भी क्या होगा फ्रेंड्स? इस केस में भी डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स रिमूव हो सकते हैं. कौन से केस में? गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन SKD एंड CKD का फुल फॉर्म लिखिए. सेमी नॉक्ड डाउन कंडीशन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन कंडीशन. अब ये क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को ऑर्डर दिया और आपको बहुत ही बड़ा प्लांट लगवाना है, मशीनरी लगवानी है, तो पूरी की पूरी मशीन एक ही ट्रक में आ जाए या 2 ट्रक में आ जाए वैसा पॉसिबल नहीं है. वो कैसे आएंगे? मल्टीपल लॉट्स में आएंगे. मतलब अलग अलग ट्रक्स उनको लेके आएंगे. तो इस केस में गुड्स कैसे आएंगे? नॉक्ड डाउन कंडीशन में. पहले मशीन के कुछ पार्ट्स आए, फिर कुछ पार्ट्स आए, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और पार्ट्स आए, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और पार्ट्स आए. तो इसको बोलते हैं सेमी नॉक्ड डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन कंडीशन. तो इस केस में इनवॉइसिंग कैसे करेंगे? ये क्वेरी है. तो लॉ ये कहता है कि जब भी यू आर सप्लाइंग गुड्स ऑन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, इस केस में द सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट. यानी जो फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजो ना, जो फर्स्ट ट्रक आपने भेजा या फर्स्ट लॉट जो आपने भेजा, उसके साथ इनवॉइस की एक कॉपी आ जानी चाहिए. ठीक है, उसके साथ इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. फाइन. और उसके बाद द सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चालान फॉर ईच सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस. उसके बाद जो सेकंड लॉट आया ना, वो डिलीवरी चालान के बेसिस पे होगा, जिसमें मेंशन किया होगा इनवॉइस नंबर कि जो फर्स्ट लॉट आया उसी के साथ उसी के कंटिन्यूएशन में क्या है? ये सेकंड लॉट है. और डिलीवरी चालान शुड आल्सो मेंशन द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस कि ये किस इनवॉइस के कंटिन्यूएशन में गुड्स आ रहे हैं. तो सेकंड लॉट आया, उसमें क्या होगा? डिलीवरी चालान और इनवॉइस की डिटेल्स विद अ कॉपी ऑफ इनवॉइस. थर्ड लॉट आया, उसमें भी क्या होगा? डिलीवरी चालान विद डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एंड अ कॉपी ऑफ इनवॉइस. इस तरीके से सारे गुड्स सप्लाई होंगे. और गुड्स की जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट. जो लास्ट लॉट आएगा उसमें क्या होगा? ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस एज वेल एज द डिलीवरी चालान. डिलीवरी चालान नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की है.
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। इनवॉइस इशू कब करना है? shall issue the complete invoice before the dispatch of first consignment. फर्स्ट कंसाइनमेंट डिस्पैच करने से पहले इनवॉइस इशू कर देना है। फिर जो भी लॉट्स आ रहे हैं सभी लॉट्स में क्या करेंगे? इनवॉइस की कॉपी, डिलीवरी चालान, इनवॉइस की कॉपी, डिलीवरी चालान। लास्ट लॉट जो आएगा उसके साथ क्या भेजोगे आप? इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो सकता है? डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स सप्लाई हो सकते हैं। Note: suppliers of jewelry who are registered in one state may have to visit other states and need to carry goods along for approval. In such cases, if jewelry is approved by the buyer, then the supplier issues a tax invoice only at the time of supply. अब इस केस में क्या है फ्रेंड्स? जो ज्वेलरी सेलर है, he has to carry jewelry with him. ठीक है, कोई एग्जीबिशन में जा रहा है, ठीक है, या फिर लोगों के घर विजिट कर करके सपोज ज्वेलरी बेच रहा है। ज्वेलरी डजंट इंक्लूड ओनली गोल्ड, हाँ ठीक है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं और भी कई सारे तरीके के ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना। तो इन लोगों को कई सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रैवल कर करके बेचते हैं, किसी एग्जीबिशन में बेच दिया, फाइन। तो इस केस में ये लोग इनवॉइस कैसे इशू करेंगे? क्योंकि ये जो गुड्स साथ में लेके जा रहे हैं उनको क्या होना पड़ेगा? उनको पहले कस्टमर अप्रूव करेगा, फिर कस्टमर उसमें से जो परचेस करेगा उसका क्या बनेगा? इनवॉइस बनेगा। तो ये लोग क्या करें? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इन गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान आप मूव कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या विद इन द स्टेट। आप क्या करो? डिलीवरी चालान के बेसिस पे इन गुड्स को आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और इनवॉइस कब बनाओगे? जब आपके गुड्स आपका कस्टमर अप्रूव कर दे तब। तो ज्वेलरी के केस में भी क्या है? यू कैन रिमूव देम ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान बिकॉज दिस आर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में भी गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव कर दिया है? डिलीवरी चालान। इनवॉइस कब इशू करना है? जब आपका कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा तब, फाइन। सो in view of the above rule, in view of relevant provisions of Rule 55, it is clarified that the goods which are taken for supply on approval basis, sale on approval basis का फ्रेंड्स हमने टाइम ऑफ सप्लाई देखा था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। और लास्ट डेट कौन सी थी? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। 6 months के अंदर अगर सप्लायर 6 months के अंदर अगर रेसिपिएंट गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है तो यू कैन इशू द इनवॉइस विद इन 6 months। अगर 6 months तक एक्सेप्ट नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई विल ऑटोमेटिकली बी डेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या बोला इसमें? इट इज क्लैरिफाइड दैट गुड्स विच आर टेकन फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस can be moved from place of business of the registered supplier to another place within the same state or to another place outside the state on a delivery challan along with e-way bill wherever applicable, and the invoice may be issued at the time of delivery of goods. क्या बोला है? You can move the goods on the basis of delivery challan, क्योंकि ये कैसा है? गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो जब आपके कस्टमर का अप्रूवल आ जाए यू कैन इशू द इनवॉइस। फॉर दिस पर्पस द पर्सन कैरिंग द गुड्स फॉर सच सप्लाई कैन कैरी इनवॉइस बुक विद हिम सो दैट ही कैन इशू द इनवॉइस ओनली वंस द सप्लाई इज फ्रक्टिफाइड। ठीक है, ज्वेलरी वाले केस में जैसे बंदे घर घर जाके या एग्जीबिशन में जाके सेल कर रहे हैं तो दे कैन कैरी देयर इनवॉइस बुक विद देम, ठीक है। एंड जैसे ही कस्टमर गुड्स अप्रूव करते हैं एट द सेम टाइम व्हाट दे कैन डू? दे कैन इशू द इनवॉइस। फाइन फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शंस क्यों दिए गए? एक्सेप्शंस कि आप इनवॉइस बाद में इशू करो, अभी डिलीवरी चालान के बेसिस पे मूव कर दो, क्योंकि आप गुड्स जब किसी फैक्ट्री से या किसी यूनिट से दूसरी जगह मूव करते हैं और रास्ते में वो गुड्स चेक होते हैं तो आपके पास कोई आधार तो होना चाहिए, कोई आपके पास बेस तो होना चाहिए कि गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसने परचेस किए, किसने सेल किए। इसलिए अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? गुड्स को अप्रूवल के लिए भेजा है, या फिर एक यूनिट से, आप ही के एक यूनिट से गुड्स कहाँ जा रहे हैं? दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, या फिर वो क्या है? सप्लाई ऑफ गैस है, या फिर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क है। तो इन सारे केसेस में गवर्नमेंट कहती है कि एट द सेम टाइम इनवॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं है, या फिर
इनवॉइस इशू करना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपके एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे गए तो इनवॉइस इशू करने की क्या जरूरत है। तो गवर्नमेंट कहती है इन सभी केसेस में इनवॉइस मत इशू करो, लेकिन क्या इशू करो, डिलीवरी चालान इशू करो, ठीक है। और जिसमें इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है वो क्या करना है आपको, बाद में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब गुड्स डिलीवर हो जाए तो आफ्टर द डिलीवरी क्या इशू कर दो, आप इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट्स नोट के साथ। फाइन।